हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में द एज ऑफ रेवोल्यूशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना, द रेवोल्यूशनरीज, गुस्पे मैजनी, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन, और इसका टाइम फ्रेम जो दिया गया है वह है 1830 से 1848। इसे अब यदि देखें तो टाइमलाइन में आप देख रहे हैं कि 1789 से दिया गया है। लेकिन आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एक यहाँ पर कोट देखते हैं, जिसे ड्यूक मैटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। मैटरनिक ने इसे उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी यूरोप में, उसे देखते हुए कहा था, जिसका मतलब असल में वो कहना चाहते हैं कि फ्रांस में किसी भी तरह का बदलाव आता है या कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका असर सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। तो ये दिखाता है कि उस समय फ्रांस कितना एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी हो गया था। अब शुरुआत करते हैं टाइमलाइन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की बात की गई है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से वहाँ पर लगातार बदलाव आ रहा था, या ऐसा कहें कि ये रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। तो 1789 में लुइस 16 के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन शुरू हुई। वो आगे बढ़ते बढ़ते लुइस 16 के शासन को समाप्त किया गया, यानी मोनार्की को समाप्त किया गया। रिपब्लिक डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। फिर डायरेक्टरी रूल हुआ। तो इस तरह से लगातार बदलाव होते होते अंतिम में 1804 यानी लगभग 15 साल बाद फिर से एक बार वहाँ पर मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सिस्टम को, गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया, तो उसने सारी पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और एक बार फिर से वहाँ पर मोनार्की इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद जो अगला बदलाव देखने को मिला वह लगभग 11 वर्षों के बाद देखने को मिला, जब कंजर्वेटिव्स जो थे उन लोगों ने 1815 में रेवोल्यूशन किया इस सिस्टम के अगेंस्ट में, और 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव्स ने रूल किया। इसके कारण से ही इस टाइम पीरियड को 1815 से 1830 को कंजर्वेटिव एरा कहा गया है। अब रेवोल्यूशंस को देखें जो 1830 से 1848, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये कौन लोग थे। लिखा हुआ है यहाँ पर लेड बाय लिबरल्स। हम लोगों ने पढ़ा पहले कंजर्वेटिव था, अब कंजर्वेटिव्स को 1830 तक कंजर्वेटिव एरा चला, यहाँ से फिर अब लिबरल्स ने अपने आप को अपलिफ्ट करना शुरू किया, उन्होंने रेवोल्यूशन को शुरू किया, ठीक है। तो इसलिए ये जो 1830 के बाद से द एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं, इस समय इसकी शुरुआत किसने की? लिबरल्स नेशनलिस्ट ने। ये कौन लोग थे? दे बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले में भी पढ़ा था कि वहाँ पर एक नए ग्रुप का बॉर्न हुआ था, ग्रुप ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था और उसे मिडिल क्लास के रूप में जाना जाता था, जो एजुकेटेड थे और थर्ड स्टेट में सबसे एलाइट ग्रुप में थे, यानी वो अमीर लोगों में वहाँ के शामिल थे, ठीक है। इसकी यदि पहली शुरुआत देखा जाए कब से हुई, 1830 यानी एज ऑफ रेवोल्यूशन में 1830 जो है उसकी शुरुआत होती है जुलाई 1830 से। कहाँ से? फिर से एक बार फ्रांस से। पहली शुरुआत इसकी फ्रांस से होती है। किस तरह से हुई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फाउंडेड लुइस फिलिप एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और इस बदलाव के अंतर्गत सबसे बड़ा जो चेंज किया गया, सबसे बड़ा बदलाव हुआ वह था जुलाई 1830 में लुइस फिलिप को नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नियुक्त किया गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि लुइस फिलिप यहाँ पर शासक बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क उसे घोषित किया गया, तो आखिरकार इससे पहले कौन था? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर कंजर्वेटिव जो हम लोग देख रहे हैं, इन लोगों ने कंजर्वेटिव एरा ने फिर जब में किनका रूल रहा, बर्बन डायनेस्टी को फिर से एक बार इस्टेब्लिश किया गया था। 1815 को फिर से बर्बन डायनेस्टी को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था।
1830 में यही बदलाव आया, बर्बन किंग को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इस्टेब्लिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब संवैधानिक साम्राज्यवाद, ठीक है। यानी राजा तो रहेंगे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक हेड के रूप में, फॉर्मल हेड के रूप में रहेंगे। बाकी जितने भी वर्क होंगे, मेजर डिसीजंस होंगे, मेजर वर्क्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगा, यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे वो लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हेड लुइस फिलिप को बनाया गया। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि सारा स्टेटमेंट यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट के थ्रू आप देखिएगा ड्यूक मेटरनिक ने जो कहा था, ठीक है, ये हुआ। अब इसका अगला असर कहाँ पर पड़ता है, तो इसका अगला असर पड़ता है बेल्जियम पर। बेल्जियम ने भी क्या किया, जब उसने अभी उसके ऊपर नीदरलैंड का रूल था और ये यूनाइटेड किंगडम में आता था, यूके में। आज भी आप जानते हैं यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और ये लास्ट मैक्सिमम देखिएगा यूनाइटेड किंगडम में कौन लोग हैं, तो ये लास्ट में लैंड जो लगा हुआ जितने मिलेंगे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ये सभी यूके में आते थे। तो नीदरलैंड ने बेल्जियम के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, उनका ही शासन चलता था। लेकिन बेल्जियम ने भी रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू किया, और अंतिम में बेल्जियम ने अपने आप को यूके से अलग कर दिया, न्यूजीलैंड से नीदरलैंड से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अगला असर किस पर पड़ता है, तो ग्रीस पर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरह से फ्रांस बढ़ते बढ़ते यह रेवोल्यूशन आपका ग्रीस तक पहुंच गया। अब ग्रीस कहाँ पर है, तो इटली से जस्ट अब आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो वहाँ पर ग्रीस पड़ता है। ग्रीस का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो एक तरह से ये दो अलग अलग कल्चर, दो अलग अलग सिविलाइजेशन के बीच में पड़ता है, जिसका असर इसके ऊपर देखने को मिला। किस तरह से, तो ग्रीस मुख्य रूप से क्रिश्चियंस का एक होली प्लेस के रूप में माना जाता था। क्रिश्चियन इसे अपना होली प्लेस के रूप में मानते थे और वो लोग इस पर अपना शासन एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर, जिसे कि ऑटोमन तुर्क भी कहा गया है और ऑटोमन टर्क्स भी कहा गया है, जो मूल रूप से मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने ग्रीक पर अपना अधिकार कर लिया था और कब्जा कर लिया था, वहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे यूरोपियन जो थे, खासकर क्रिश्चियंस जो थे, उन लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग ग्रीक को ऑटोमन टर्क्स के कंट्रोल से बाहर करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ ग्रीस में जो मैं बता ही रहा हूँ, कर्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा गया। कर्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब एक तरह से आप इसे कह लीजिए रिलीजियस प्लेस आप कह सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्रिश्चियन के लिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे देश में काशी है, मथुरा है, इस सारे जगह को जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस से बढ़ते बढ़ते यह ग्रीस तक आ गया। फिर एक बात आती है पोएट लॉर्ड बैरन। ये पोएट लॉर्ड बैरन जो था, इन लोगों ने अपने पोएम्स के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया और जागरूक किया। क्रिश्चियंस जितने लोग भी थे यूरोप में, उन सभी लोगों को कहा कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी ही होगी, और इस लड़ाई की शुरुआत इन्होंने ही की। ये आगे बढ़े, लेकिन कुछ किस्मत शायद इनकी अच्छी नहीं रही होगी। कुछ समय बाद तबीयत खराब होने के कारण कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क के लिए, आप ध्यान में रखिएगा, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। 1 मार्क में पूछा जाता है, बोर्ड पर्पस से है, इसलिए इसे आप नोट करके रखेंगे। 1832 में यह ट्रीटी साइन हुआ। इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ, ये ग्रीस जो था अभी तक ऑटोमन टर्क के कंट्रोल में था, वो उस कंट्रोल से बाहर आ गया, यानी इंडिपेंडेंट हो गया, और इस तरह से ग्रीस में ऑटोमन टर्क का रूल पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 1789 से एक्चुअल शुरुआत होती है, लेकिन उस समय का प्रभाव कहाँ तक देखने को मिल रहा है, तो 1848 तक देखने को मिला, जिसमें से कि हम लोगों ने 1832 तक पढ़ लिया कि ग्रीस, बेल्जियम, इन सभी जगह पर भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करना शुरू कर लिया और अल्टीमेटली कर भी लिया।
ठीक है, तो इसी कारण से ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी महसूस की जाती है या सर्दी हो जाती है। ठीक है, अब है द रोमांटिक इमेजिनेशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोल ऑफ कल्चर। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? तो रोमांटिक, जिसे कि आप शॉर्ट टर्म में रोमांटिसिज्म भी कह सकते हैं, अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब एक इस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन जिसको मुख्य रूप से किस लिए शुरू किया गया था? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो इसे रोमांटिसिज्म कहा गया। यह भी 1 मार्क में आता है, तो इसे भी आप नोट करके रख लेंगे। अब है इसके लिए क्या किया गया? तो कल्चर को इम्पोर्टेंट विपन बनाया गया है इसमें, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने देश के लिए लड़ें और आज़ादी पा सकें। ठीक है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया नेशनल फीलिंग को जगाने के लिए। हमारे भी देश में जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, ये कई सारी कविताएं लिखी गई, कई सारे गाने लिखे गए, कई सारी कहानियां लिखी गई और उसके थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। आप जानते ही हैं आनंद मठ, ये सारी किताबें कितनी फेमस हुई, गीतांजलि, तो उसके थ्रू लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की गई। ठीक है, दूसरी बात है फोकस्ड इमोशन इंस्टेड ऑफ रीजन एंड साइंस। साथ ही साथ यह कहा गया कि हम लोग जो हर एक चीज़ के लिए एक रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हर एक जगह पर हम लोग साइंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसे हम लोगों को छोड़ना चाहिए, यह प्रक्रिया छोड़नी चाहिए और इमोशन पर ध्यान देना चाहिए। इमोशन कहने का मतलब है कि किस तरह से हम लोगों का इमोशन अपनी माँ से जुड़ा हुआ रहता है। क्या उसमें हम लोग रीजन और साइंस ढूंढते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वही स्थिति हमारे देश के लिए भी है, उसके लिए हमें रीजन या साइंस की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे अंदर इमोशन होना चाहिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने का। फिर है यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग, पोएट्री एंड डांसेज। इसके अलावा फोक सॉन्ग यूज़ किया गया। फोक सॉन्ग आप जानते हैं ये रीजनल सॉन्ग होते हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के जो रीजनल कल्चर होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं ये सॉन्ग, इसे फोक सॉन्ग कहा जाता है। जैसे झारखंड का है, बिहार का है, झारखंड में खोरठा हो, ये ऐसे ऐसे लैंग्वेज हैं, इसके ऊपर जब सॉन्ग लिखा जाता है तो ये सब फोक सॉन्ग कहे जाते हैं। फोक डांस भी आपने देखा ही है, हर एक स्टेट का, उड़ीसा का, केरला का, कर्नाटका का, सभी का अपना अलग अलग डांस होता है। तो अब देखिए वहाँ से फ्रांस से पहुँचते पहुँचते हम लोग बेल्जियम पहुँचे, बेल्जियम से हम लोग पहुँचे ग्रीस से अब बात आ गई पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में भी इस तरह की शुरुआत हो गई कि हम लोग जो अभी का शासन है उसको रिमूव करते हैं और एक नई व्यवस्था वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल एंड नेशनल सिंबल, कैरोल करपुंस्की अप्लाइड ओपेरा एंड म्यूजिक फोक डांसेस। सेम वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताया। तो ये एक व्यक्ति था जिसने ओपेरा, खासकर ओपेरा आप जानते हैं ये यूरोप का एक स्पेसिफिक सिंगिंग है, एक अलग तरह का सिंगिंग है, आपने सुना भी होगा। हालांकि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है सुनना, क्योंकि काफ़ी लाउड वॉइस में और साफ वॉइस में होता है, तो हम लोग इसे पसंद, चूँकि हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग का एक मॉडल है। ठीक है, इसके अलावा है पोलोनेज एंड मजूरका, ये 2 तरह के जो फोक डांस हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पोलैंड में होता था पोलोनेज एंड मजूरका, 2 फोक डांस थे, इसके थ्रू भी लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद फिर आ जाती है बात, देखिए यहाँ से पोलैंड से अब हम लोग पहुँच गए रूस के बारे में। पोलैंड में रूस ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था और वहाँ की अपने कल्चर को समाप्त करने के लिए, यानी पोलैंड के कल्चर को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर इम्पोज कर दिया, ताकि लोग अपनी भाषा को छोड़ दें। और धीरे धीरे भाषा सीधे सीधे हमारी संस्कृति से जुड़ी होती है, इसलिए हमें अपनी भाषा की सबसे पहले सुरक्षा करनी चाहिए, हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। रूस ने उनके कल्चर को समाप्त करने के लिए भाषा को वहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, लोगों के अंदर
इस सेंटिमेंट्स को, इमोशन को जगाने के लिए, नेशनलिज्म के, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए फिर पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया। किस चीज़ के लिए? तो स्ट्रगल अगेंस्ट रसन डोमिनेशन, रसन डोमिनेशन को समाप्त करने के लिए अब लोगों ने पोलिश लैंग्वेज बोलना शुरू किया, पोलिश लैंग्वेज में अपनी सारे काम करने शुरू किए, आपस में कन्वर्सेशन करना शुरू किया, और इसके कारण से कुछ समय बाद पोलैंड भी रूस के कंट्रोल से बाहर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो ड्यूक मेटरनिक ने स्टेटमेंट दिया था वो बहुत हद तक सही साबित होती है कि फ्रांस में यदि कोई बदलाव होता था तो उसका असर हम लोगों को देख रहे हैं कि एक के बाद एक होते हुए यूरोप के कई सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़ा क्लास 10 के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से, द एज ऑफ रेवोल्यूशन और द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। आगे जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स एंड द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ये वीडियो मिलते रहे। थैंक्स।